शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आखिर में चंद्रशेखर यादव और प्रमोद मौर्य के बयान के सामने समर्पण कर दिए ना. सच कभी दबता नहीं. पंडितों पे ठीकरा फोड़ने की बजाय कथनी और करनी एक करके दिखाएं. वो माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो यथार्थ है. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं. रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मोहन भागवत के जाति को लेकर एक बयान पर सियासी तूफान मच चुका है. क्या शूद्र से शुरू हुई लड़ाई पंडितों तक आ गई है? और क्या 2024 में जातिवाद के नाम पर ही चुनाव होगा या फिर विकासवाद पर भी वोट पड़ेगा? ये सवाल आज सबसे बड़ा और अहम हो चुका है. दरअसल मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया. भागवत ने कहा कि हमारे समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है. शास्त्रों के आधार पर पंडित लोग बताते हैं कि जाति पाति में अंतर क्या है, श्रेष्ठता के आधार पर अंतर क्या है. ऊंच नीच करना, उसी वजह से लोग सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं. पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा. आपलेपणा सर्वांविषयी आहे. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो. हा भ्रम दूर करायचा आहे. आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही. हे सांगितलं पाहिजे समाजाला. ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म. मोहन भागवत ने यह बयान दिया. उसके बाद विपक्षी दल एक बार फिर से हमलावर हो गए. रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे सच की जीत बता दिया और कहा कि अब भागवत को रामचरितमानस से आपत्तिजनक चौपाइयों को हटाने के लिए आगे आना चाहिए. तो कांग्रेस इसे चुनावी बयान बता रही है और कह रही है कि भागवत के इस बयान ने हिंदू राष्ट्र के प्लान को ही ठंडा कर दिया. सुनिए किसने क्या कुछ कहा. जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार देखिए, ऐसा है कि जो साधु संत इकट्ठा होकर के प्रयागराज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और चंद्रशेखर यादव और प्रमोद मौर्य के बयान के ऊपर तमाम विरोध खड़ा हुआ था, उस विरोध को भागवत जी ने ठंडा कर दिया और उन्होंने कह दिया कि पंडितों ने जाति बनाई तो पहले ही मान लेते. आखिर में चंद्रशेखर यादव और प्रमोद मौर्य के बयान के सामने समर्पण कर दिए ना. मोहन भागवत जी को अगर देश की इतनी ही चिंता है तो मैं चाहूंगी कि मोहन भागवत जी थोड़ा सा अडानी के बारे में बोले, मोदी साहब के जो खास मित्र हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में बोले और मोदी साहब से पूछे कि क्या उस पर जेपीसी बना रहे हैं, क्या उस पर ईडी की कार्रवाई होगी. मैं कहूंगी कि भागवत साहब अगर इस बारे में चर्चा करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी. तो मेरा सवाल मोहन भागवत जी से यही है कि आज तक आरएसएस का मुखिया क्यों कोई शेड्यूल कास्ट वाला मेरा भाई नहीं बना, क्यों कोई आदिवासी भाई वो आरएसएस का मुखिया नहीं बन पाया, क्यों कोई महिला आरएसएस की मुखिया नहीं बन पाई. आप आज भी उसी व्यवस्था में हो. ये चुनाव आ रहा है और एक बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि सब समझ गए हैं अब तो दूर भाग रहे हैं. तो पंडितों पे ठीकरा फोड़ने की बजाय कथनी और करनी एक करके दिखाएं. वो कोई भी डराकर, धमकाकर, सिर काटने, जीभ काटने, नाक काटने, कान काटने, हाथ काटने या हत्या कर देने की धमकी देने से सच कभी दबता नहीं. अब धर्माचार्यों को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए. उधर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर दिया और कहा कि जो वेदों में है वही बात भागवत ने कही है. तो बीएचपी का कहना है कि हिंदू एक समान है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अलग अलग जाति में बांटने का काम किया है. सुनिए. और हमारे वेदों में लिखी बात को उन्होंने वास्तविक रूप से जो भगवान की भावना है उसी स्वरूप में उन्होंने बात की है.
और ये यथार्थ है। जाति पाति बिरादरी ये सब इस मृत्यु लोक में बनाई गई चीज़ें हैं। भगवान ने तो एक मनुष्य जीव बनाया है और भगवान का अंश प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान श्री वास करते हैं। और ये तो नीचे इस मृत्यु लोक पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार कैसे कैसे इन चीज़ का निर्माण हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन वास्तविक रूप से माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो यथार्थ है। प्रत्येक हिंदू भाई है, सहोदर है, एक माँ की संतान है, तो उसमें भेदभाव कहाँ। लेकिन ये भेदभाव, डिस्पैरिटी क्रिएट करने वाली यही विकृत मानसिकता के, निकृष्ट सोच के, नीची और ओछी राजनीति करने वाले, ओछी पब्लिसिटी के लिए जीने और मरने वाले, जिनका राजनीतिक धरातल रसातल में चला गया, वो अपनी राजनीतिक रोटी और उसको धरातल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं मिलने वाला। लेकिन अब सवाल तो उठते हैं कि क्या रामचरितमानस के बहाने विपक्ष जातिवाद को लेकर अपना एजेंडा सेट कर रहा है? क्या धर्म के बाद अब जाति पर राजनीति हो रही है? और क्या 2024 के चुनाव में विकासवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई होगी? सवाल यह भी है कि आखिर जाति से ऊपर उठकर देश के राजनीतिक दल कब सोचेंगे? ऐसे में वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल तो यह होगा कि शूद्र से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो क्या पंडितों पर आ गई? सवाल यह भी है कि हिंदू जाति में बटेगा, किसका वोट कटेगा और किसको फायदा मिलेगा? सवाल यह भी कि 2024 में चुनाव है, उसी के तहत रणनीति बन रही है, इसीलिए क्या जाति पर तनाव है? और सवाल यह भी कि विपक्ष ने क्या मोदी विरोध का एजेंडा सेट कर लिया है कि उसकी कार्ड जातिगत कार्ड है? देश को विकास चाहिए या फिर जाति वाला विवाद चाहिए? यह भी एक सवाल बड़ा जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। राजीव राय हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर सतीश प्रकाश है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले सुनीता जी मैं आपके पास आता हूं। जातियां हैं हिंदू धर्म में, इसके जिम्मेदार पंडित हैं। देखिए ऐसा है कि बहुत गलत तरीके से हमारे आदरणीय माननीय मोहन भागवत जी की जो स्टेटमेंट है उसको लिया गया है। पंडित से कहने का मतलब ये है कि जो समाज के कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को विद्वान मानते हैं कि हम विद्वान हैं, तो उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी ली कि हम समाज को जो है वो जाति के रूप में बांटेंगे, इसीलिए उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं इसके लिए आपको छोटी सी बात कहना चाहती हूं कि आपने वो दोहा सुना होगा, वो चौपाई आपने सुनी होगी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ब्राह्मण भयानक कोय। तो ये दोनों में अंतर है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित का मतलब उनके कहने से जो है, ये जिस तरह से जो जातिवाद की राजनीति करते हैं वो इसके अंदर जो है वो जातिवाद लेकर आते हैं। उनके कहने का मतलब था कि कुछ लोगों ने अपने आप को विद्वान समझा, अपने आप को पंडित माना, वो मानकर उन्होंने जो है ये जाति प्रथा बनाई। ठीक, तो वो आरएसएस जो है, हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो हमारा संगठन है, वो बार बार जब इस बात के लिए कहता है कि वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं जाति प्रथा में, जाति जो है वो धरती पर बनी है, परमात्मा ने सबको एक बनाकर भेजा है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा तकलीफ हो रही है। जी, लेकिन ये दर्द नहीं होता अगर मोहन भागवत जी ये कह देते पंडित की जगह अगर विद्वान शब्द का डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिए होते तो शायद ये विवाद नहीं होता, शायद ये दर्द नहीं होता। देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको कितना अच्छा उदाहरण आपको मैंने बताया है कि उसमें जो उस दोहे के अंदर क्या मतलब है कहने का, सेम वही बात जो है वो हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कही है। बात सिर्फ जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। पंडित का मतलब यही होता है कि जो
किसी भी आपने देखा होगा कि जो किसी भी रूप में किसी भी सब्जेक्ट में किसी के अंदर कोई अगर उसको जो है वो कुशलता हासिल हो जाती है तो उसको पंडित बोल दिया जाता है कि ये तो इस सब्जेक्ट का पंडित वो आपकी है। बात ठीक है सुनीता जी, पंडित मैं कह रहा हूं इतना विवाद खड़ा नहीं होता। और अगर मोहन भागवत बोल रहे हैं तो कल बोल रहे थे तो उन्हें ऐसा तो नहीं है कि उन्हें लगा नहीं होगा कि ये शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। तो उसकी जगह अगर सीधा विद्वान शब्द बोल देते या फिर कोई और शब्द बोल देते तो शायद इतना बखेड़ा नहीं खड़ा होता। देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो कुछ बोला वो कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं बोला, और ना ही मुझे लगता है कि उनके कहीं दिमाग में ये बात आई होगी कि मेरी ये बात कहने से कोई बखेड़ा खड़ा होने वाला। उन्होंने एक साधारण रूप में एक नॉर्मल वे में कोई बात अपनी कही है। बखेड़ा करने वाले तो किसी भी बात पर बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, आप लोग इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो मोहन भागवत ने कहा, पंडित शब्द का इस्तेमाल किया। सुनीता जी कह रही है पंडित का मतलब विद्वान होता है, जातियों की नजर से ना देखा जाए। देखिए, जिस प्रकार से इस टॉपिक पे जो डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, भाजपा जानती है कि जब देश में विकट समस्याएं हैं उस डिस्कशन को उस टॉपिक पे ले जाओगे जहां पे डिस्कशन करने के बाद डिवाइड एंड रूल करने वाले जो अंग्रेज और जो वंशज यहाँ पे उनके हैं भाजपाई, उनको फायदा हो। मुझे नहीं लगता है कि देश में ये सब डिबेट के इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है जितने मुख्य मुद्दों पे हमारे को डिस्कशन करना चाहिए। क्या मोहन भागवत जी जब शब्द का, जैसे आपने भी कहा, इतने बड़े नेता हैं या जो भी लीडर हैं राकेश जी, क्या मोहन भागवत जी ने जब ये शब्द उपयोग किए होंगे उनको मालूम नहीं होगा? मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी इस लेवल का व्यक्ति जब कोई अपने शब्दों का चयन करते हो उनको उसका रिपरकेशन मालूम ना हो। मुद्दा क्या है? देखिए, हिंदू मुसलमान के नाम पे भाजपा डिवाइड करती है, पूरे देश को मालूम है। कहीं ना कहीं उनकी जो मातृ संस्था है उसका समर्थन भी है। आज बोलना और करना, कथनी और करनी में जो फर्क है पूरा देश देख रहा है। आज नफरत का अगर माहौल चला गया तो भाजपा बिखर जाएगी। हमने देखा कि जिस प्रकार से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को एक समर्थन मिला, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। उद्देश्य यह होना चाहिए कि जनता के मुद्दों पे बात हो। अगर आप सरकार चुन के आए तो आपका काम है कि आपने 8 साल में 9 साल में क्या किया उसका रिपोर्ट कर दो। अगर आप बजट भी देखेंगे वहां पे मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, बेरोजगारों के लिए नहीं है, महंगाई के लिए कुछ भी नहीं है। ये मुद्दों पे भाजपा और उसकी जो संस्थाओं को डिस्कशन क्यों करना पड़ रहा है, उनको मालूम है कि अगर जनता के मुद्दों पे अगर डिस्कशन चला गया, बजट पे डिस्कशन चला गया, परफॉर्मेंस पे डिस्कशन चला गया, प्रधानमंत्री के वादों पे डिस्कशन चला गया, तो उनकी सत्ता की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए ये सब अपने जो फितूर छोड़ देते हैं, उस पर डिस्कशन होता है। हम और आप जो मुख्य मुद्दे को छोड़ के, आज हम जानते हैं कि शेयर मार्केट का कितना बड़ा स्कैंडल का इश्यू है, आज छोड़ के इस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। तो इतना तो मार्जिन भाजपा को मिला कि कम से कम 10 में से 4 डिबेट जो है वो किसी और टॉपिक पे चलेगी। आपके तो मुझे नहीं लगता है कि समझ से ये स्ट्रेटजी के तहत ये काम हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चर्चा हो रही है, कभी रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी कर देनी है, कोई नेता आकर उसकी अपनी व्याख्या करें। नेता व्याख्या करेंगे क्या? जातियों के आधार पर आपको लगता नहीं है कि विपक्ष ने इसकी शुरुआत की है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति, मैं हमेशा ये कहता हूं कि राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म आस्था का विषय, राजनीति जनता के लिए है। जब आपको लगता है कि राजनीति में आपने जिस वादों से जनता से सत्ता पाई आप पूरे नहीं कर सकते तो आप धर्म का सहारा लेते हैं, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। कोई भी पार्टी हो, मुझे लगता है कि अगर आप में हिम्मत हो, आप अपने परफॉर्मेंस पे, काम पे वोट मांगिए जनता के सामने, और जनता आपको अगर वोट देगी कि नहीं उसको सर स्वीकार कीजिए। क्यों आप डिवाइड एंड रूल की राजनीति में जा रहे हैं? क्यों कभी धर्म की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं? आपकी मजबूरी है। अगर जब तक आप इसमें फंस के नहीं रहेंगे, आपकी सत्ता की दुकान बंद हो जाएगी, और आपको अपनी सत्ता की दुकान चलाने के लिए आपकी मजबूरी है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत आश्चर्य की बात। ठीक है, राजीव राय, मैं आपके पास आता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले सुर छेड़ा था, उनके पहले चंद्रशेखर जी ने कहा था, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। मानस की चौपाइयों की अपने हिसाब से व्याख्या, हिंदू वोट बैंक को कैसे जातियों में बांट दिया जाए। अब उसके बाद ये बयान आ गया तो उसके बाद अलग स्टैंड। शुरुआत तो आप लोगों ने की सर यूपी में। राकेश जी, याददाश्त को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अगर जाति की बात की जाए तो सबसे पहले इस देश में, हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होंगे जिन्होंने खड़ा होकर मंचों से कहा था कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरे साथ छुआछूत हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ। प्रधानमंत्री की जात, अपनी जात बताने वाले और जात के नाम पर राजनीति करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। धर्म की बात और रामचरितमानस पर बात आ रहे हैं तो क्या तमाशा है। जिस उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, जिन्होंने भगवान को तथाकथित पुत्र दशरथ का बता दिया, भगवान प्रभु राम को नाजायज औलाद बता दिया,
किसी भाजपाई का खून नहीं खोला, किसी पत्रकार का खून नहीं नहीं खोला। राजीव राय, इससे लाइसेंस मिल गया स्वामी प्रसाद मौर्य को और समाजवादी पार्टी को। नहीं बोले दीजिए राकेश जी, मैं बोलने दे रहा हूं सर, बोलने दे रहा हूं, लेकिन बीच में कुछ बातें आती हैं तो क्रॉस करना पड़ता है। मैं पूछ रहा हूं उससे लाइसेंस मिल गया क्या? आप लोग बड़प्पन दिखा देते सर, बोलते हम जातियों की बात ही नहीं करेंगे, जो बोलना है बोलता रहे। जरा दिखा देते, मुझे बोलने देते। मैं बोलने दे रहा हूं सर, आप ही के पास हूं। राजीव राय जी, आप ही के पास हूं सर, मैं किसी और मेहमान के पास नहीं जा रहा सर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे मेरे। बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए सर, मैंने बस एक क्वेश्चन ऐड किया था। तो मैं उसका जवाब तो देने का मौका दीजिए ना। तो मैं किसी के दिल में दर्द, किसी की हिंदू भावनाएं आहत नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, मैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय नेता की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी भगवान राम के अपमान करने को बर्दाश्त नहीं करेगी। रामचरितमानस या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 लाइनों पर विवाद है जिसको आज मोहन भागवत जी ने कह दिया। अगर मोहन भागवत की बात सच है कि जाति नहीं होती है, तो आपको और मैं आंख बंद कर देने से अंधेरा नहीं हो जाता, समस्याएं छुप नहीं जाती है। वो 2 लाइनों को न तो प्रभु राम ने उल्लेख किया है न तुलसीदास ने। उन्होंने समुद्र के कथन का उल्लेख किया है जो प्रभु राम हमसे नहीं कहते, हमारे भगवान राम हमसे नहीं कहते हैं कि ढोल गवार पशु सूत्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हमारे राम को ये सिखाते। अगर 2 लाइनों पर एक बड़े वर्ग की भावनाओं का आहत होता है तो हिंदुस्तान के संविधान में संशोधन होता है, हिंदू धर्म के तमाम कुरीतियों में संशोधन हुआ है। हम किसी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, जो हिंदू धर्म का अपमान करे, रामचरितमानस का अपमान करे, भगवान राम का अपमान करे, राजीव राय, उसके खिलाफ है। राजीव राय, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खंडन कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मेरे राष्ट्रीय नेता ने भी नहीं, समर्थन कर रहे हैं या खंडन कर रहे हैं सर, ये जरा क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लाइनों पर जो विवाद है, जो 2 लाइनों पर उनका विरोध है, उन 2 लाइनों को समझाने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। उन 2 लाइनों को अगर मोहन भागवत जी ने बोल दिया छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, तो उन 2 लाइनों पर उनकी बात को सहमति हो जाने पर फिर विवाद किस बात? अरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने या किसी और ने लिखी है क्या रामचरितमानस, कि मन किया कि कह दे संशोधन कर दीजिए? आप लोगों को लाइसेंस मिला, संविधान में तो व्यवस्था दी गई है संशोधन करने की सर, पार्लियामेंट बैठती है, संशोधन किया जाता है। गाली दिए तो नहीं, संशोधन करेगा कौन रामचरितमानस में? स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखी है क्या या किसी और नेता ने लिखी है? आप कहिए ना कि टारगेट बहुत क्लियर है, जातियों का कार्ड खेल देना है, और बहुत स्पष्ट है कि संदेश कहां जा रहा है। यह कहा सत्ता पक्ष का टारगेट बहुत क्लियर है। सत्ता पक्ष के लोग भगवान राम को गाली दे तो मीडिया को आंख अंधे हो जाते हैं, मुंह कोई अंधा नहीं हो जाता है। जो बातें रोहन गुप्ता जी ने कही, राजीव राय, जो बातें रोहन गुप्ता ने कही कि इस पर हम बातचीत क्यों कर रहे हैं सर, मुद्दों के आधार पर घेरते ना योगी सरकार को यूपी में और केंद्र में मोदी सरकार को, बताते कितनी फेल है सरकार। रामचरितमानस की चौपाइयों की अपने हिसाब से व्याख्या करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों नहीं किया? ये आपका एजेंडा क्या पड़ी सर? समाजवादी पार्टी का नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए राजीव राय जी। राजीव राय जी, मैं बहुत एक जबरदस्त उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि तुलसीदास जी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे दोहे और चौपाइयां और लोगों ने लिखी हैं और उसका अर्थ भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन तुलसीदास जी पर अटैक क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। इसके पीछे कैसे जातिगत मानसिकता है वो भी बताऊंगा सर। नहीं, पत्रकार क्या करता है, पत्रकारिता धर्म क्या है वो आप मत सिखाइए सर। अपनी राजनीति का धर्म आप सीखिए और उस पर पालन करिए सर। मैं अपने धर्म का पालन बहुत बखूबी कर रहा हूँ। संगीत लागे पांडे की पत्रकारिता दिख रही है यहाँ। नहीं सर, आपकी भी नेतागिरी नहीं दिख रही है। राजीव राय जी, आपकी भी नेतागिरी साफ दिख रही है कि आप जातियों पर राजनीति कर रहे हैं। रोहन गुप्ता ने बहुत साफ कह दिया कि इस पर डिबेट करने की जरूरत क्या थी। ये मुद्दा कब से हो गया? सरकार को घेरते सर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, नौकरी नहीं मिल रही है युवाओं को घेरते इस पर, लेकिन आप नहीं घेर रहे इस पर। नेता का धर्म जाति की बात करना नहीं होता है, नेता का धर्म होता है सरकार की कमियों को उछाले देश के सामने रखते ना सर। जो मैंने आपको समय दिया कि आप जवाब दीजिए, आप सरकार की कमियां गिनाते जैसी कोशिश रोहन जी कर रहे थे। चलिए संगीत रागी। सरकार की कमियां गिनाते हैं। अरे नहीं सर, आप नेता का धर्म क्या होता है आप सीखिए सर, मुझे पत्रकारिता का धर्म मत सिखाइए। ठीक है सर, रुक जाइए राजीव जी रुक जाइए सर। मुझे लगता है कि कोई भी नेता है पब्लिक लाइफ में सर, आप हैं, हम आप सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के मुद्दों को उठाते ना कि जातियों की बात करते। चलिए संगीत रागी, आपकी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है कि 500 साल पहले जो व्यक्ति दिवंगत हो चुके उनकी पुस्तक में से 4 लाइन हटा लीजिए, 3 लाइन हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेखक को होता है। अब तुलसीदास जी की सहमति से यदि हटाई जा सकती है आज, तो बिल्कुल हटा दिया जाए। सवाल यह है कि एक घोर जातीय राजनीति में जाति से भी ज्यादा अपने परिवार की राजनीति तक सीमित रहने वाला पार्टी, एक परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टी बड़े बड़े उदात्त उदाहरणों को लेकर के आ रही है। मुलायम सिंह का और उनके सुपुत्र का पूरा चरित्र देखें, राजनीतिक चरित्र देखें, तो उनका 2 ही चरित्र है। समाजवादी पार्टी यानी कि यादवों की एक विशेष वर्ग की पार्टी, दूसरा मुसलमानों का वोट कैसे आए इसके लिए वो रामचरितमानस को अपमानित करने के हद तक जा सकते हैं। मेरा इसमें एक ही सवाल है, मान लेते हैं कि आपकी भावनाएं इससे कुंठित होती हैं, आहत होती हैं, आप बड़े समाज के उदात्त विचार रखने वाले लोग हैं। रोज जब दूसरे धर्म के कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रावधान हैं, वो तो दूसरे धर्म को दुश्मन के तौर पर प्रयोग करती हैं। दूसरे धर्म में क्या आपकी हैसियत और हिम्मत है जो एक लाइन भी बोल करके दिखा दें उनके आगे? आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये नीचता की पराकाष्ठा सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। एक बार सभी लोग बोल रहे सर, मैं फिर ये बोल रहा हूं, राजनैतिक नीचता की पराकाष्ठा सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह के वंशज हिंदू समाज को तोड़ने के लिए करते हैं। ये वही मुलायम सिंह है ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चला करके सरजू के भारत को रक्त से लाल कर दिया और बाकी लोग मूर्खों की तरह सुनते रहे। उन्हीं के पुत्र जो है आज रामचरितमानस को अपने भाषा पर संयम रखिए। सुनिए, मैंने आपकी भाषा भी सुनी है और मैंने अपनी भी सुनी है, इसलिए बोल रहा हूं और बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। गाली दे रहा था तो अपने तरफ सबको मूर्ख समझते हैं क्या कि पूरी दुनिया मूर्ख की तरह समझ लेगी? सुन लीजिए, दिखा रहे हैं यहाँ इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं बंधु? अभी तो हो रहा हूँ शुरुआत आप ऐसे प्रोफेसर हैं, कितनी नीचता पर उतर आते हैं कि भगवान राम को कोई गाली देता है तो आपकी इतनी नीचता सोच वाले आपका नेता सफाई में अयासी करता है, सफाई में आपका नेता और उसका वंश अयासी करता है, तब आपको जाकर के नहीं सोचते आपका नेता सफाई में और अयासी करता है, अयासी करता था, तब आपको नहीं पता लगता था। नहीं, मैं आपको परेशानी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपकी परेशानी हो रही है। आपका नेता सफाई में अयासी करता था, तब आपको समाज के अंतर, समाज के बीच में विभेद की बातें नहीं आती थी आपको, तब नहीं पता लगता था। एक परिवार में 24 पद जो है वो एक ही परिवार में हो, सीमित हो जाए, तब आपको शर्म नहीं आती है, तब आपको लज्जा नहीं आती है। अरे लज्जा तब नहीं आती है, तब नहीं लज्जा आती थी। नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। सतीश प्रकाश, संगीत रागी जी, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं। राजीव राय, आपके पास भी दोबारा लौट कर आता हूं। अभी 2 मेहमानों ने नहीं बोला है। सतीश प्रकाश जी, जाति गिनने से काम मिलेगा, वोट मिलेगा क्या, या काम गिनवाया जाए? नहीं, देखिए, ये आजकल जो चर्चा हो रही है इसमें आपको एक बात रखना पड़ेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि किसी आदमी के सिर में दर्द हो और उसके पास उसका कोई इलाज ना हो, तो एक देसी तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसके पैर में हथौड़ा मार दें, तो वो सिर का दर्द भूल करके कहीं ना कहीं पैर के दर्द की जब को चला जाएगा। देखिए, इस देश में बड़ी गंभीरता के साथ एक माहौल बना। ये सच है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था के द्वारा तिरस्कृत है,
और इस देश के संसाधनों से दूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बड़ा खुशी हुई कि मोहन भागवत जी ने इस बात को स्वीकारा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये नहीं बताया कि जाति बनी क्यों। जाति बनाने के पीछे कहीं ना कहीं जो जाति बनाने वाले लोग थे उनका एक प्लानिंग थी कि एक किस तरीके से इस देश की एक बहुसंख्यक जनता को उनके जो हक है, उनके जो सुख है, उससे दूर रखा जा सके। कौन थे जाति बनाने वाले लोग? जी अरे पांडे जी, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? नहीं गुस्सा नहीं हो रहा सर, मैंने बस सवाल पूछा कौन थे जाति बनाने वाले लोग आपके हिसाब से? आप सुनिए ना, देखिए मोहन, सुनिए, ना तो मैंने जाति बनाई, ना मैं जाति का जानकार हूं। मोहन भागवत जी जाति कैसे बनाते हैं? 1925 में आरएसएस बना और आरएसएस को 100 साल जानने में लग गए कि भगवान ने जाति नहीं बनाई, जाति यहाँ के ठेकेदारों ने बनाई है। दूसरी बात, 1927 में 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने बाकायदा मनुस्मृति को दहन करके इस देश के सामने स्पष्ट संदेश था कि जातीय व्यवस्था कुछ लोगों ने बनाई, कुछ तथाकथित लोग। अरे वो कुछ लोग कौन थे सतीश प्रकाश जी? बोलिए ना सर, आपके हिसाब से पंडित कौन है? पंडित ब्राह्मण या पंडित विद्वान? सुनिए 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 सुनिए, देखिए मुझे ज्यादा नहीं पता। देखिए आरएसएस के जो स्पोक पर्सन है संगीत रागी जी हैं, मोहन भागवत जी से टेलीफोन करके ये पूछे और उनसे अच्छी तरीके से पता कर। अरे आप अपनी विचारधारा बताइए ना सर, संगीत रागी को जो करना होगा वो कर लेंगे। अरे मैं सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए सर, नाराज मत होइए। देखिए मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूं। जी देखिए सर, बड़ी गंभीरता के साथ तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तमाम जो सरकारी संस्थाएं, उनके ऊपर एक चर्चा बनी। एक लोग हैं जो इस देश से बहुत दिन तक दूर थे, उनके मन में एक आस जागी है। अगर भारत में अम्बेडकर जी ने महार जाति के अंदर जो ऊंच नीच था उसे खत्म कर पाए थे क्या? वो भी खत्म नहीं पाए थे। रागी जी अरे कम से कम बाबा साहब जी को आप कहते हैं, तो मैं तो बाबा साहब जी को ही उद्धृत कर रहा हूं। जी मैं बता रहा हूं सर, आगे की बात बता रहा हूं सर। देखिए बड़ी गंभीरता के साथ इस देश में चर्चा है और ये तीसरी आजादी की लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। लड़ेंगे लोग। मेरी रगों में बाबा साहब का खून है, मेरी रगों में नीला खून है। ये नीली क्रांति का आगाज है। इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित आपसे हिस्सेदारी मांगेगा। अब वो समय आ गया है कि इस देश के संसाधनों के ऊपर किसी ने मना किया है क्या किसी को हिस्सेदारी देने से? 40% सतीश प्रकाश जी, किसी ने मना किया है क्या हिस्सेदारी देने से? अरे सुनिए ना, अभी मोहन भागवत जी बताएंगे ना, सरकार तो नहीं, आप बताइए ना सर, अभी किसी मोहन भागवत जी ने मना किया या किसी भी दल के किसी नेता ने मना किया क्या? नहीं आप सुनिए ना, हाँ मना किया है। किसने मना किया? कब कहा? प्रधानमंत्री जी को कब कहा कि फला जाति को फला अधिकार नहीं मिलेंगे? सर आप कोट कर दीजिए। सर है तो कोट करिए ना सर, बयान बताइए किस नेता ने कब कहा फला जाति को फला अधिकार नहीं मिलेंगे? सर इस देश का तमाम पिछड़े, क्या नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से नहीं आते? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तमाम लोकसभा के पटल पर ये कहा कि मैं पिछड़ा हूं। अगर वो पिछड़े हैं और पिछड़ों के नाम पे वोट लेते हैं, ये कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी बहुत पुरानी है। आप पंडित वाले शब्द पर, जिस पर मैं आपकी व्याख्या पूछ रहा हूं, बहुत आसानी से आप स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये स्किप करने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल ये स्किप नहीं करने दूंगा। हर्षवर्धन जी, एक बार एक टिप्पणी हर्षवर्धन जी की हो जाए। हर्षवर्धन जी, जातिवाद से आगे बढ़ेंगे ये कभी नेता, या लगता है 2024 में यही एक कार्ड है जिससे बीजेपी से और मोदी से लड़ सकते हैं? देखिए, संभव है क्या जातिवाद से आगे बढ़ पाना? मैं तो कह रहा हूं कि इससे आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हैसियत है क्या राजनीतिक दलों की कि वो जाति से आगे की बात कर पाए? और मैं तो कहता हूं कि अगर जाति से आगे की बात करनी है तो किसी के आगे सरनेम क्या लिखा है, जाति नाम, उपजाति नाम क्या लिखा है, उसको हटाने से बात नहीं बनने वाली। ये देश जब स्वतंत्र हो गया और उसके बाद गणतंत्र बन गया तो इस देश में सब कुछ संविधान से तय होता है। तय कीजिए, संसद के दोनों सदनों का एक साझा सत्र बुलाइए और तय कीजिए कि जातियां खत्म होंगी, सब भारतीय होंगे, सब हिंदुस्तानी होंगे। जितनी जिसकी क्षमता होगी वो उस लिहाज से योग्य हो जाएगा, वो उस लिहाज से समाज में स्थान पा जाएगा। तय कीजिए ना इसे। लेकिन जातीय राजनीति से ऊपर न निकलने की क्षमता रखने वाले लोग, और जब ये तय है कि जाति में ही डूबकर सब कुछ करना है, तो कभी इस जाति की बात कर लीजिए, कभी उस जाति की बात कर लीजिए, लेकिन मूल बात तो आज भी नहीं हो रही ना। अगर बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था
तो हर दूसरे चौथे अभी मनुस्मृति कौन जलाता है? क्या उसमें जो लिखा है उसको कोई पढ़ के जलाता है? नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जहर, वैमनस, समाज को बांटने की कोशिश है ये। और मैं तो पूछता हूं कि दलित तो हैं, तो यानी मायावती जी आज भी दलित हैं, और उनके नीचे कितने ब्राह्मण? और सब छोड़िए, सतीश मिश्रा कौन है? तो सतीश मिश्रा मायावती से ऊपर हैं या नीचे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए तो आपको आज की जाति व्यवस्था समझ में आ जाएगी। नहीं, किसको टारगेट करना है वहां भी जातियां देखी जाती हैं। रामचरितमानस को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि तुलसीदास जी थे। कबीर के दोहे पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जिसकी अभी मैं व्याख्या करूंगा। रोहन जी, आप कुछ कह रहे थे, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कबीर के दोहे रखूंगा, और राजीव राय और सतीश प्रकाश जी आपसे मैं जवाब चाहूंगा। देखिए, ये जो डिस्कशन है राकेश जी, देखिए ये जो डिस्कशन हो रहा है, आपने भाजपा को सुना, दूसरी पार्टियों की सुना, संगीत रागी को सुना, ये चाहते हैं कि ये डिस्कशन हो। जैसे मैंने मेरी पहले वक्तव्य में कहा कि ये चाहते हैं कि डिस्कशन पूरी तरह से इस डायरेक्शन में चला जाए। इसने ये कहा, उसी के सामने ये काउंटर करेंगे और डिस्कशन हो, जनता का माइंड वहां ले जाना चाह रहे हैं। अरे भाई साहब, आप कोर इश्यूज पे बात कीजिए ना, क्यों उधर से दूर भाग रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप डिबेट में आके देश का समय खराब कर रहे हैं, डिबेट में जानबूझ के ऐसे डिबेट्स को इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सही में आपको देश की जनता का भला करना है, आपकी मातृ संस्था है, आरएसएस है, आप उसके साथ खड़े हैं, आप आके अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। आरएसएस को कहे कि वो भी इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करे। बेरोजगारी और महंगाई पे क्यों आज तक आरएसएस ने एक भी शब्द नहीं कहा? आज तक कभी भी कहा? और राकेश जी मुझे बताइए, अगर वो रोहन जी आपकी बात ठीक है सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या ये बात आप स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ बैठे राजीव राय या फिर बिहार में चंद्रशेखर जी को ये बात आपने कभी सर फोन करके या कभी पर्सनली समझाई कि भाई जातियों की बात मत करो, मुद्दे पर घेर लो सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी कहेंगे, उनको भी कहना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं मानना ना सर, मेरी बात जो है वो आपके सामने नहीं मान रहे। मैंने आपको कोट करके राजीव राय से पूछा था, वो आप जब ये मुद्दे पे डिस्कशन को लेके जाते हैं तब जनता का नुकसान कर रहे हैं आप जनता का। मैं यही सबको कहना चाह रहा हूं कि जब इन मुद्दों पे आप डिस्कशन को डाइवर्ट करते हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं, जनता का नुकसान कर रहे हैं। और जनता आप समझदार है, ऐसा मत समझिए कि अब जनता नहीं समझती। उनको मालूम है कि जब आपके लिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं रहते हैं तब आप धन के नाम पे चले जाएंगे, जातियों की बात चलेगी तो जाति पे चले जाएंगे, जाति पे नहीं चलेगी तो वापस छोटी जाति में चले जाएंगे। करना है कबीरदास को अटैक नहीं करना है। जरा दिखाइए कबीर के जो दोहे हैं, वो जरा कबीर के दोहे दिखाइए। बिल्कुल नहीं, देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं ना, तुलसीदास जी पे कबीर पर चुप्पी क्यों है? कबीर का एक दोहा है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी को संग। और यह भी आपको बता दें कि इसका अर्थ हमने नहीं बताया, इसका अर्थ हमने बीएचयू के प्रोफेसर हैं राजीव श्रीवास्तव, और उन राजीव श्रीवास्तव जी से इन लाइनों को भेजकर इनका अर्थ मंगवाया, ताकि यह कोई ना कहे कि भाई साहब हमने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया, वो अर्थ देश के सामने रख दिया। अब इस लाइनों का अर्थ क्या है? नारी की छाया से सर्प अंधा, तो हमेशा नारी के साथ रहने वाले का क्या होगा? क्या यहां पर नारियों का अपमान नहीं हो रहा? क्या राजीव राय इस पर जवाब देंगे? एक और लाइन देखिए, कबीर नारी की प्रीति से केटे गए गरंत, केटे और जाएंगे नरक हसंत हसन। इसका अर्थ क्या? राजीव श्रीवास्तव जी ने बताया कि नारी प्रेम के कारण कई लोग बर्बाद हुए, पता नहीं और कितने लोग नरक चले जाएंगे। तो क्या नारी प्रेम से कोई नरक चला जाता है? कबीरदास कि इन लाइनों को क्या हटाने की मांग नहीं करेंगे? एक और लाइन जरा सामने रखिए। कुल हमने ऐसी 6 लाइनें राजीव श्रीवास्तव जी को भेजी थी और उनका अर्थ मंगवाया था। कबीर मन मृतक भया, इंद्री अपने हाथ, तो भी कबहू ना कीजिए कनक कामिनी साथ। अब इसका अर्थ है कि इंद्रिया वश में है तो किसी सुंदर स्त्री का साथ ना पकड़ो, इससे नुकसान होने वाला है। फटाफट 2 लाइनें और रख दीजिए। कलिमा कनक कामिनी ये 2 बार फांद, इनते जो ना बधा बही तिनका हूं मैं बंद। अब इसका अर्थ क्या है? कलयुग में जो नारी के मुंह में नहीं बधा, मैं उन्हीं का बंदा हूं। जो नारी के मुंह में बध गया साहब, वो गड़बड़ है सब मामला। एक और लाइन देखिए, नागिन के तो 2 फन, नारी के फन 20। राजीव राय जी सुनिएगा इस लाइनों को, नागिन के तो 2 फन, नारी के फन 20, जाका डसा ना फिर जिए, मरी है 20 इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि नागिन के 2 लेकिन नारी के 20 फन होते हैं। यानी नारी नागिन होती है जिसका डसा नहीं बचता है। सोचिए, यह अर्थ बताए हैं राजीव श्रीवास्तव जी ने। चलिए राजीव राय जी बताइए सर, कबीर की लाइनों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? राकेश जी मैं बता रहा हूं,
और एक जरूर निवेदन करूंगा कि जितने सेकंड कहेगा उतने सेकंड में बोलूंगा, बात को कंप्लीट करने दीजिएगा। और जो विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं वो जब हस्तक्षेप भी करें तो भाषा के मर्यादा के साथ करें। पहली बात, मैं क्रमशः आ रहा हूं, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आ रहा हूं। विवाद बिहार से शुरू हुआ, किसी पत्रकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं, मैं माफी के साथ राजीव जी आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ सर। जो सवाल था सर उसका जवाब दीजिए। ऑन एयर टाइम में बहुत बर्बाद नहीं कर सकता। कबीर की लाइनों पर नारी का अपमान आपको क्यों नहीं दिखा? क्योंकि कबीर जी पिछड़ी जाति से थे, तुलसीदास ब्राह्मण थे। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप एजेंडा सेट नहीं, बिहार में नहीं, एजेंडा एक्सपोज कर रहा हूं, एजेंडा सेट नहीं कर रहा हूं, एजेंडा एक्सपोज कर रहा हूं। तो सीधे इन लाइनों पर बोलिए सर, बिहार में जाइए। चंद्रशेखर जी ने क्या कहा नहीं कहा, आज के प्रवक्ता बिहार के नेताओं को बुलाएंगे सर। आप कबीर की लाइनों पर बोलिए। इतनी देर में आपके सवाल का जवाब दे दिया होता सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, अपनी बात रखिए सर। जितना देर आपने इंटरप्ट कर दिया उतना मैं सवाल का जवाब दे दिया होता। उस दिन रामचरितमानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य से बोला गया, उन्होंने बोला। आज राजीव राय से पूछ रहे हैं, मैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे किसी भी धर्म का हो, जहां भेदभाव हो, नारी का अपमान हो, उसको खारिज करता हूं। बहुत क्लियरिटी बोल रहा हूं। कबीर दास को खारिज करते हैं? संत कबीर को आप खारिज करते हैं कि नहीं? मैं संत कबीर को नहीं, जो जिन लाइनों से आपत्ति है उसको खारिज करूंगा। तो बोलिए ना, संत कबीर ने ये लाइनें गलत लिखी सर, बोलिए ना, यहाँ नारी का अपमान हो रहा है, या फिर वहां भी आपको जाति का मामला दिख रहा है? इससे आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं कबीर दास के खिलाफ। अरे जहां वहां क्या, अरे वो लाइनें हमने स्क्रीन पर रखी है सर, वो लाइनें हमने स्क्रीन पर रखी हैं। राकेश पांडे की हिम्मत नहीं है। अरे आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है इन लाइनों पर सवाल खड़ा करने की। बोलिए, आप इन लाइनों पर सवाल खड़ा करेंगे, कबीर दास पर सवाल खड़ा करेंगे, तो जिन जातियों को टारगेट कर रहे हैं ना, वहां गलत संदेश जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। बोलिए ना सर। आप एजेंडा के साथ बैठे, आपकी ऐसी सोच है, आपकी ऐसी सोच नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। आपकी सोच नहीं थी, आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप फैक्ट पर बात कर पाए। आपकी राजीव राय हिम्मत नहीं है कि आप फैक्ट पर बात कर पाए, सरकार के मुद्दों पर घेर पाए, वरना ये जातियों की चर्चा नहीं करते सर। बेरोजगारी का इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा रखते थे। यूपी सरकार 12 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। आप कल ही खोल देते सरकार की इन्वेस्टमेंट आया कि नहीं आया, मुद्दे पर बात करने के साथ, लेकिन आप जातियों पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर कबीर दास पर नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको मैं वीडियो दिखाऊं? नहीं, मैं कोई यहाँ पर वीडियो दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है सर, यहाँ पर वीडियो दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सुनीता दुग्गल, ठीक है सर, हो गया सर, मैं समझ गया, और सभी पैनलिस्ट भी समझ गए, देश के लोग भी समझ गए। टारगेट करना है, ब्राह्मण है, तुलसीदास को टारगेट कर लिया। कबीर दास ने नारी के अपमान वाली जो अर्थ बताई, जो लाइनों में जो राजेश श्रीवास्तव जी ने बताया, वो हमने सामने रखा, इसलिए वहां पर नहीं टारगेट कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल जी। राकेश जी, मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और आपको भी साथ में मिलाकर, हम किसी की इतनी औकात नहीं है कि हम जो किसी स्थान पर पहुंचे हुए थे, चाहे हम संत कबीर जी की बात करें, चाहे हम जो है तुलसीदास जी की बात करें, कि उनके कही हुई बात का ठीक तरीके से हम व्याख्या कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से चाहे आपने भी बात कही, नारी का मतलब यहां पर भी जो है वो काम वासना से है, कि जो इंसान काम वासना के अंदर अगर जो है, नारी का मतलब, इसका मतलब आप जो बात कह रहे हैं उनके कहने का कहीं से भी ये तात्पर्य नहीं है, नहीं तो ये सृष्टि कैसे चलती। एक जो है वो जब एक स्त्री और पुरुष जो है, ये सृष्टि का तो नियम है, सृष्टि तो चलेगी तभी जब एक स्त्री और पुरुष जो है वो पति पत्नी के रूप में इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप एक और बीच में बात लाकर, कबीर साहब को बीच में लाकर, आप उस चीज को और ज्यादा, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। नहीं सुनीता जी, मैं बिल्कुल, हमने समझदारी से काम ली है, इसीलिए संत कबीर की लाइनों पर, और सुनीता जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही, किसी की भी ऐसी औकात नहीं है, बिल्कुल हमारी किसी की भी ऐसी औकात नहीं है कि हम उन लोगों की बातों की कही हुई को व्याख्या कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है।
लोग मैं आपकी सुनीता जी इस बात को सेकंड करता हूं। मैं यहां पर बैठा कोई भी नेता या फिर कोई भी, गलत बात वो है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो गोस्वामी तुलसीदास या फिर संत कबीर की लिखी लाइनों की सही व्याख्या कर पाए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं और बिल्कुल आपने ये ठीक बात कही, क्योंकि बीएचयू के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने बिल्कुल ये कहा कि कबीर के दोनों में, मुझे लगता है, राकेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए मुझे ये, एक मिनट राकेश जी, आप बहुत बोल रहे हैं, आप एंकर हैं, आपको जो पैनलिस्ट आए हैं उनको बोलने का मौका देना चाहिए। मैं ये बात कहना चाह रही हूं कि इसलिए जो है, जो इस तरह के नेता हैं, इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बीच में लेकर आती हैं जात पात को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसलिए इस बात को बीच में वो लेकर आए क्योंकि उनको लगता है कि वो पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी गई है वहां पर, तो किस तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी तरफ वो खींच सके, ऐसी बातों को बीच में लेकर आते हैं। इतना अच्छा बजट अब की बार प्रस्तुत किया गया है, क्यों नहीं कोई बजट पे बात करता, क्यों नहीं कोई इसकी बात के ऊपर चिंता करते? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्टिसन के रूप में किसी भी ओबीसी वर्ग के, किसी भी पिछड़ा वर्ग के इंसान को छोड़ा है कि उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो खास प्रोविजन रखा हुआ है कि चाहे वो किसी भी जो हाथ से काम करने वाला है, जो विश्वकर्मा नाम दिया कि जो विश्वकर्मा है उसके लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के तहत कितना कुछ देने की बात कही है। जो ट्राइबल क्लास है उनके लिए पहली बार 740 एकलव्य स्कूल खोलने की बात करी है, 38,800 उसके अंदर टीचर्स और स्टाफ की भर्ती करने की बात करी है। क्यों नहीं हम इस पर चर्चा करते? क्योंकि इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है, किसी विपक्षी को कोई बात मिल नहीं रही है, इसलिए इन बातों को उठाकर ले आते हैं कि ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी कहा कि वो उन्होंने ऐसे बोल दिया, किसी ने कहा कि उन संत ने ऐसे बोल दिया। अरे जो अपने समय में जो जिस तरह से वो जो है जिस जगह पर पहुंचे हुए थे, जिस तरह की उनकी सोच थी, जिस तरह के उनके विचार थे, जिस तरह की उनकी जो है वो कहूंगी तपश्चर्या थी, उसमें उन्होंने जो सोचकर जो बोला उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारे पास किसी के पास उतनी बुद्धि नहीं है। बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही है, किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इसीलिए इन लाइनों का इंटरप्रिटेशन हमने बीएचयू के प्रोफेसर से मंगवाया और ये रखने का मतलब सिर्फ इतना था। और राजीव श्रीवास्तव जी ने ये बात फोन पर हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत क्लियर कही और लिखकर भी उन्होंने मेल पर भेजा कि यहां पर कबीर की लाइनों में नारी का अर्थ कामिनी से है, जिसका जिक्र आप सुनीता जी कर रही थी काम वासना से। बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही है, लेकिन हर्षवर्धन जी क्या इसीलिए संत कबीर पर टारगेट नहीं कि वो एक खास जाति से थे और तुलसीदास पर इसलिए टारगेट कि वो दूसरी खास जाति से थे? देखिए, बड़ा दुखद है, इस विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप किसी की भी काव्य रचना पर, किसी ग्रंथ पर टिप्पणी कर रहे हैं तो तीन ही श्रेणी होती है। एक तो है कि वो धर्म ग्रंथ है, तो धर्म ग्रंथ है, जिनके लिए वो धर्म ग्रंथ है उनको आप ज्ञान न दें, वो अपना धर्म जानते हैं, वो अपना धर्म बचा लेंगे। उसमें हर जाति के लोग हैं, हिंदू में कोई जाति नहीं है जो रामचरितमानस को माथे पे रख के न चलता हो। दूसरा है साहित्य, अगर साहित्य है तो एकेडमिशियंस की बहस का मुद्दा है और वो उस पर आज से नहीं हो रही है। तुलसी को तो काशी के पंडितों ने, काशी के बहुत जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने इसलिए भी धकिया दिया था कि वो संस्कृत में क्यों नहीं लिखे, वो जन भाषा में लिखे, अवधी में लिखे। लेकिन उन तुलसी पर आज कुछ लोग कह रहे हैं उन पर क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूं। फिर तीसरी आ जाती है, अब उस पर क्या ही कहें, वो लोग न तो कुछ जानते हैं न कुछ समझते हैं। उनको लगता है कि भाई तुलसी जी पर कुछ टिप्पणी कर देंगे तो थोड़ा हमारा भी कुछ एक थोड़ा सा नाम उसी में जुड़ जाएगा। तो तीसरे वाले की चर्चा हो रही है, बड़ा ये दुखद है, शर्मनाक है, इससे ज्यादा क्या कहें। ठीक है, संगीत रागी व्याख्या कर नहीं सकते, उसके बाद ज्ञान क्यों देने लगते हैं संत कबीर पर या फिर तो गोस्वामी तुलसीदास पर? देखिए, शुद्ध और शुद्ध राजनीति है और इसमें समाजवादी पार्टी ने एक ढंग से कार्य विभाजन कर रखा है। ये मैं कई दिनों से दोहरा रहा हूं। जातियों को एक प्रकार से जो 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो प्रयोग किया जा रहा था इस देश में, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ। ये 2024 से पहले की कवायद है। अखिलेश यादव के पास न देश के लिए और न समाज के लिए कोई विजन है। जब आदमी का पतन हो जाता है, जब जिसके पास से कोई आगे की तस्वीर नहीं रहती है, जैसे नीतीश कुमार के पास नहीं है, जब आपकी तस्वीर धुंधली हो सामने का तो आप पतन की ओर जाते हैं। यही विवेक भ्रष्ट होना और पतन का परिचायक है। और ये चाहते हैं कि उनको लगता है कि ऐसा करके वो वोटों का गणित साध लेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो हिंदू समाज एक इस्लामिक आतंकवाद और एग्रेसिव इस्लाम के खतरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है और वो एकजुट होकर के एक तरह से इसका मुलायम सिंह और उनकी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, स्वर्गीय मुलायम सिंह और उनके पुत्र अखिलेश यादव की ये जो गंदी राजनीति है,
उसका ठीक है। समाधान भी हिंदू समाज मेरे पास जरूर करेगा। आखिरी के 1.5 मिनट है, मैं 2 छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। सतीश प्रकाश जी, जाति वाला विवाद चाहिए या फिर विकासवाद चाहिए? 20 सेकंड में सर। नहीं, देखिए, अगर विकास को भी जाति की चाशनी में के नजरिए से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं विरोध होगा। अभी ये बजट की जो बात कर रहे थे, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चलो बजट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि जो आदिवासी वर्ग के लिए जो बजट का सरकार ने प्रावधान किया है, उसके 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने नेशनल हाईवे बनाने के लिए दिए हैं। तो आदिवासी का संबंध नेशनल हाईवे से कैसे होगा? ये नहीं, ठीक है सर, मैं बजट पर बिल्कुल चर्चा करता, बजट पर मैं बिल्कुल जवाब लेता अगर आपके नहीं, अगर ये नेता जातियों की बातचीत नहीं करते। रोहन गुप्ता जी 20 सेकंड सर मैं आपको भी देता हूं। जातिवाद से आगे बढ़ेंगे और क्या आप ये श्योर करेंगे, कम से कम आपकी पार्टी उदाहरण पेश करेगी आने वाले चुनाव में, साहब जातियों की बात नहीं मुद्दों की बात करेंगे? बिल्कुल राकेश जी, हमारी पार्टी उदाहरण पेश भी कर रही है। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, भारत जोड़ो की बात हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम धर्म और जाति की बात नहीं करते। और इसीलिए हमको जो भाजपा से लड़ने में तकलीफ इसीलिए आती है कि भाजपा अपने फायदे के लिए देश का नुकसान कर सकती है, देशवासियों का नुकसान कर सकती है। हम नहीं करेंगे। अगर धर्म की दुकान बंद होगी तो जाति पे जाएंगे, जाति की दुकान होगी तो सब जाति पे जाएंगे। पर जब बजट आता है तब इनको जाति का नॉलेज नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता है। जब उनको कुछ देना होता है, जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है, तब वो हिंदू मुसलमान भूल जाते हैं, क्योंकि उनको जवाब देना है। जब जवाबदेही तय होनी होती है तब भाजपा का धर्म और जाति बंद हो जाता है। ये जो उनका जो अप्रोच है जनता जान चुकी है। और आने वाले चुनाव में इसी का और मुझे उम्मीद है कि जो आपने बातें कही है उदाहरण आप लोग पेश करेंगे, जातियों की बात नहीं करेंगे।